नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। आपको पता होगा, एक लंबे अंतराल के बाद हम यह सेशन फिर से शुरू कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम डेली बढ़ा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं पहले आज का प्रश्न क्या है, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेते हैं। आज का प्रश्न है सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2014 का प्रश्न है। प्रश्न है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी। दूसरा है नए उद्यमों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। तीसरा है उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियाँ। और चौथा है उद्योगों को प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियाँ। तो आप लोग अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए, जोखिम पूंजी से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। आपको पता होगा, इस बार हमारे भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है और आज लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। तो ये जो चुनाव होता है, ये सब चुनाव के अगर हम बारे में बात करें तो आपको पता है लोकसभा में टोटल 545 सीटें हैं और ये जो चुनाव होता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कराया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी आप लोगों ने 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन है और पहले जो महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो रमा देवी हैं। और अब वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है। और जो अभी नए चुनाव आयुक्त जो चुन के आए उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको पता होगा ये चुनाव आयोग है, ये हमारे एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। और जो लोकसभा का चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें जनता स्वयं भागीदार होती है। मतलब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तब वो जाके सरकार बनती है। और ये जो चुनाव की जो आयु होती है, मतलब इसमें जो न्यूनतम आयु होती है, इसमें न्यूनतम आयु आपको पता है 18 वर्ष होती है। आप लोग की अगर उम्र 18 वर्ष हो गई तो आप लोग भी इसमें वोट डालने जरूर जाए, इस लोकसभा में वोट डालने जरूर जाए और अपना मतदान देके आप लोग एक नई सरकार, एक अच्छी सरकार बनाने का प्रयास जरूर करें। और आपको पता होगा, पहले जो ये चुनाव की वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन चुनाव में संविधान में संशोधन करके जो आयु थी उसे 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई है। और ये जो संविधान में संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये संविधान में संशोधन कराया गया था, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और आपको पता होगा, राम मंदिर का फैसला पलटवाने की मंशा खतरनाक मोदी कह रहे हैं। अब आपको पता होगा कि जो पक्ष में है और विपक्ष में जो पार्टी के नेता हैं वो एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और फिर जो दूसरे पक्ष के नेता वो उस पर पलटवार करते हुए उनके जो बातों का जवाब देते हुए एक जवाब देंगे, फिर उसमें कोई ना कोई आरोप लगा देंगे। तो ये बातें, मतलब कौन से नेता कौन सी बातें करें, क्या क्या बातें करें, ये आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग ये याद रखिए कि चुनाव कब हो रहा है, कौन से चरण में चुनाव हो रहा है और चुनाव का परिणाम कब आएगा और जो अब तक जो चुनाव हो चुके हैं वो चुनाव में क्या क्या किस राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी क्या क्या भूमिका है, आप लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं। और जो चुनाव हुए हैं उनमें क्या किस राज्य में कितनी पार्टी उनकी राजनीतिक जो पार्टी है उनमें किस पार्टी को सीट मिली है। तो इन सब बारे में आप लोग जानते रहिए, आप लोग को आंकड़े जानना जरूरी है। लेकिन आप लोग के लिए जो नेता ये जो बातें करते हैं ये आप लोग के इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, तो इससे आप लोग इस पढ़ने की इतनी वो मत करिए। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने की एनआईए की जांच की सिफारिश। भुल्लर की रिहाई के लिए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के लिए 129 करोड़ रुपए चंदा लेने का आरोप लगाएगा। 1993 में यूपीए कांग्रेस के बाहर कार बम धमाके का दोषी आतंकी देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर हैं। विश्व हिंदू महासंघ में राष्ट्रीय महासचिव आयु मोंगियों की शिकायत पर एलजी ने की कार्रवाई। प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की बताई जरूरत। अब हम लोग एनआईए की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। देख रहे एक एक जांच एजेंसी है और एक राष्ट्रीय जो आपको वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। अब देख रहे हैं कि जो ये दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी आप लोग को विधानसभा की सीटें आप लोग को यहाँ पास देखने को मिलेंगी। और जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, इस समय इनके देखने बुरे दिन चल रहे हैं। ये
जेल में है, लेकिन अभी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उसे भी लेकर जेल से कुछ बयान देते हैं। लेकिन आपको पता है जेल में रह के केवल मंत्री का काम हस्ताक्षर करना नहीं होता है। मंत्री के काम जो सारे विभाग होते हैं उनमें देख रेख करना होता है, उनकी बहुत सारी जानकारी जुड़ी खबरें लेना होता है, और नए नए कुछ योजनाएं भी चली होती है जिनकी जानकारी लेना मंत्री को बहुत ही ज़रूरी होता है। देख रहे हैं कि ऐसे चलता आ रहा है। और जो आपकी जो सरकार है, आपको पता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये आपकी जो सरकार है इसमें बड़ी साजिश से बोले कि भाजपा एजेंट की तरह काम कर रहे हैं एलजी यानी जो दिल्ली के उपराज्यपाल की बात हो रही है। आपको पता होगा जो जहाँ दिल्ली जिस राज्य में या फिर जिस क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो राज्य हो, जहाँ के राज्यपाल और सीएम किसी दूसरे पार्टी को, वहाँ अनबन चलती रहती है। कोई भी अगर विधेयक हो जो जल्दी से पास नहीं होता, इस तरह में अनबन एक दूसरे पे आप चलता रहता है। T20 विश्व कप पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। 1 जून होने वाली है वैश्विक टूर्नामेंट में भारतीय सहित 20 टीमों ने लेंगी हिस्सा। आपको पता होगा इस बार जो T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, इसका 5 जून से शुरू हो रहा है, जिसका जो फाइनल होगा 29 जून को होगा। अगर हम बात करें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जो 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है। यह आयोजन हर साल मतलब आमतौर पर हर 2 साल बाद किया जाता है, और 2024 में 20 टीम ने इसमें हिस्सा ले रही हैं। और इस बार जो मेज़बानी है जो होस्ट कंट्री वो वेस्ट इंडीज और यूएसए है। और इस बार अब तक जो भी T20 वर्ल्ड कप हो चुके 8 ऑडिशन हो चुके इसमें, जिसमें से बहुत से जो पार्टी हैं उन्होंने इसका वर्ल्ड कप यानी खिताब जीता भी है। झारखंड के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर में 25 करोड़ रुपए बरामद। अब देख रहे जो उनके मंत्री के सचिव घर में इतने पैसे बरामद हो रहे हैं, तो जो मेन है उनके कुछ बात ही अलग है। देख रहे हैं ये सब चलेंगी खबरें। अयोध्या जाने पर कमरा बंद कर अपमानित किया गया। देख रहे हैं जो कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खांडे ने पार्टी से पदाधिकारी पर लगाया सनसनीखेज आरोप। अब देख रहे हैं कि अपने पार्टी से मतलब इस्तीफा भी दे चुकी हैं, अपने पार्टी से अलग भी हो चुकी हैं। बहुत से ऐसे नेता जो कांग्रेस की पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि इनका मेन मंशा होता है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी पार्टी पे जिनका जिधर साइड जिनका फायदा रहता है उधर साइड ये पार्टी पे लेते, दल बदल कानून ये लोग करते रहते हैं। अभी हम आप लोग के बारे में थोड़ा सा दल बदल कानून के बारे में आप लोग को आगे थोड़ी सी बातें करेंगे। अब देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। मोदी व नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री करेंगे दिल्ली में प्रचार। अब देख रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता जारी हुई है, फिर भी चुनाव प्रचार चल रहा है। भारत को विकसित बनाने की शिक्षा सबसे अहम भूमिका है, जगदीप धनखड़ करें। अब आप लोग को पता होगा हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं तो उनमें मेन मुद्दा क्या बनाया था, कभी जाति तो कभी धर्म, कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी इधर उधर की कांग्रेस की पार्टी, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी का मुद्दा बना के पार्टी से वोट मांगा जाता है। कभी भी ये पार्टी का मुद्दा नहीं बनाया जाता, किसी भी मतलब चुनाव मांगने का ये मुद्दा नहीं होता कि हम कोई भी ये नेता नहीं कहता कि हम शिक्षा पे ऐसे इतना कार्य करेंगे, जो हमारी अगर हम सरकार पे आते हैं शिक्षा वैसे कार्य करेंगे, स्वास्थ्य पे इतना काम करेंगे, जो भी रोजगार है उन पे इतना करेंगे, सड़क जो परियोजना उन पे इतना कार्य करेंगे। ये सभी कोई भी पार्टी कभी ऐसे नहीं करता, लेकिन आपको पता है कभी जाति पे कभी धर्म पे ऐसे लेके बातें चलती रहती हैं। तो इसमें लेकिन आपको पता है शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पार्टी को किसी भी व्यक्ति को एक उच्च स्तर पर ले जाने में एक अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार और दान है, सम्मान और बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र शिक्षा है। भारत एक अंगूठा लगाने अभिशाप से मुक्त हुआ था। माताएं एवं बहनें आज कागज मांगकर हस्ताक्षर करती। पहले जो माताएं और बहनें थी वो अंगूठा लगाकर अपना वोट या फिर कोई भी उनका जो सरकारी हस्ताक्षर करना हो तो अंगूठा लगाती, लेकिन आज वो महिला इतना आगे बढ़ चुकी है, इतने साक्षर हो चुकी हैं कि वो अपना मतलब किसी भी कागज़ पेन पे हस्ताक्षर करना मांगती। आप लोगों को पता है साक्षर क्या होता है? साक्षर का मतलब होता है जो भी मतलब कोई भी व्यक्ति एक भाषा में उसे लिख सके और पढ़ सके, उसे ही साक्षर कहा जाता है। दोबारा पे नहीं चलेंगे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 24 घंटे बिजली। दिल्ली के पहले हीट एक्शन प्लान में किए गए कई बदलाव। दिल्ली सरकार ने डीएम द्वारा तैयार प्लान को दे है मंजूरी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द होगी इसके क्रियान्वयन को लेकर बैठक। आप देख रहे हैं इस समय ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। आपको पता होगा जब हमारा पहला
आम चुनाव हुआ था 1951 में। तो उसमें महिलाओं को मतलब लगभग 18 लाख महिलाएं 1951 के लोकसभा आम चुनाव में भाग नहीं ले पाई थी। मेन कारण यह था कि जो महिलाएं थी वो अपना जो अधिकार था, अपने जो पहचान थी, वो मतलब वो उनका जो अधिकार था, उनका कहना था कि उनकी पहचान किसी की माँ, किसी की पत्नी और किसी के बेटे की में होनी चाहिए। लेकिन जो आम चुनाव का जो चुनाव आयोग था, इसमें से इस तरह के अधिकार या इस तरह के पहचान देने से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। लेकिन आपको पता होगा, अब जो चुनाव होते हैं इसमें सभी का नाम सही से लिखा होता है और जो मतदाता में अनुसूची होती है, मतदाता पहचान पत्र होता है, उसमें वोटर मताधिकारों का एक फ़ोटो भी होती है, ताकि कोई दूसरा मताधिकार मतलब कोई दूसरा मतदाता जो होता है किसी दूसरे की जगह पे वोट ना दे सके। तो एक अच्छा कदम चुनाव आयोग के द्वारा उठाया गया है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पास अब आप लोग को जितनी भी खबरें इधर से देखने को मिले, पूरे चुनाव आयोग से देखेंगे, इलेक्शन से जुड़ी खबरें होंगी जो आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो तो पढ़ भी सकते हैं, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। तो यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी से जुड़े कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, जिसे आप लोग पढ़ने से आप लोग को मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इसमें से मिल सकता है। इसमें अगर आप लोग को जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइलाज हुई दल बदल की बीमारी। दल बदल भले संसद विधायक करते हो, मगर वह पार्टी आलाकमान की सहमति एवं सहयोग के बिना नहीं होता है। अब दल बदल कानून, विरोधी कानून ये क्या है? अगर हम लोग को बात बता दें, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की पर संसदों सदस्यों विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। विधायकों को दल बदलने को हस्तांतरित करते सरकारों को स्थिरता लाने के लिए संसद ने वर्ष 1985 में इस संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में इसे जोड़ा था। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल के विरोधी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब ने संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में संशोधन करके इसे संविधान में जोड़ा गया था। दल बदल जो कानून है। अब देख रहे हैं यहाँ पास आपको एक आर्टिकल मिलेगा, बच्चों को शारीरिक दंड देना उचित नहीं है। स्कूल में दी जाने वाली किसी भी प्रकार की शारीरिक सजा बच्चों की पूर्ण क्षमता का विकास में बाधक हो सकती है। अगर आपको पता है, क्योंकि बच्चे को आमतौर पे क्या होता है कि जो शिक्षक दंड मतलब अपने छात्रों को अनुशासित करने में असमर्थ होते हैं, वो शारीरिक हमला या शारीरिक हमला का सहारा लेते हैं। स्कूलों में बच्चों को दंड देते हैं और शारीरिक दंड दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों को देखभाल और सुरक्षा के लिए अन्य संस्थाओं जैसे छात्रावास, अनाथालय, किशोर गृह में आदि भी उन्हें इसका शिकार होना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो उनके शारीरिक दंड होते हैं, इनमें उनके मानसिक विकास पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी पे लेके एक उचित तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया हुआ है कि शारीरिक दंड का उन्मूलन किया होना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करेगा आपका पहला वोट। चुनाव में भागीदारी हमारे आज़ाद होने की एक प्रमुख निशानी। जब लोग मतदान करेंगे तभी हमारी सतत लंबे समय तक बनी रहेगी। देश में सुशासन लाने का सबसे अच्छा कोई जरिया नहीं होता। जो लोग मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं, वो लोकतंत्र को मुश्किल में डालते हैं। भारत में विकसित बनाना है कि ये बना तो देश में युवाओं को मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भाग लेना होगा। राष्ट्रीय हित युवाओं में अपना मतदान देना ही होगा। आपको पता होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव देंगे नहीं, वोट देंगे नहीं, लेकिन सरकार के में कई तरह के आरोप लगाएंगे, सरकार ऐसा काम करती है, सरकार ऐसा काम करती है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जिस दिन आप लोग के यहाँ चुनाव हो, उस दिन आप लोग घर में बैठ के छुट्टी ना मनाएं। आप लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें। जीएसटी प्रणाली में गरीबों का ध्यान रखा जाएगा, सीतारमण कह रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि हाल ही में जीएसटी से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। पहली उपलब्धि जीएसटी के चेयरमैन की नियुक्ति हुई। दूसरी उपलब्धि है अप्रैल में जीएसटी संग्रह के 2 लाख करोड़ के पार जाना हुआ है। जीएसटी अपीलित न्यायाधिकरण के चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र को उनको बुलाया गया है, उनको नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम लोग जीएसटी के बारे में बात करें, जीएसटी सबसे पहले कब आया था, जीएसटी जो है वो भारत में किस देश से लाया गया था, तो इसके बारे में अब लोग हम बात करें, जीएसटी की अगर हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी हिंदी में से वस्तु सेवा कर
अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था रात 12 बजे। आर्टिकल, अगर हम भारत संविधान के किस आर्टिकल में जीएसटी का प्रावधान है, तो आर्टिकल 246 में 46A में इसका प्रावधान दिया है। और ये कौन सा बिल था, मतलब किस बिल के तहत जीएसटी को लाया गया था, तो 122वां बिल था। और जो पहला राज्य था जिसने जीएसटी को पारित किया था वो असम था। और अंतिम स्टेट जिसने जीएसटी अपने राज्य में लागू किया था वो जम्मू कश्मीर था। पहला देश जिसने जीएसटी अपने देश में लागू किया वो फ्रांस था, वहाँ फ्रांस में जो जीएसटी उसे BAT कहा जाता है, वैल्यू एडिशन टैक्स है, यानी मूल सर्वाधिक टैक्स कहा जाता है। भारत का जो जीएसटी वो कनाडा से लाया गया था। जो जीएसटी की कमेटी, किस कमेटी के तहत, किस कमेटी की सिफारिश से जीएसटी को भारत में लाया गया था, तो उसे विजय केलकर समिति है, जिसे विजय केलकर समिति के तहत इसे भारत में लाया गया था। विजय केलकर आपको पता है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी है। और 15वें नंद किशोर। और 16वें वित्त आयोग मतलब कौन बनेंगे इसका भी घोषणा हो चुकी है, अरविंद पनघड़िया बनेंगे 16वें वित्त आयोग। जिसके बारे में अभी आप लोग जानते रहिए जीएसटी के बारे में। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगे। पुतिन ने दिए परमाणु हथियारों को तैनाती का आदेश। रूस ने कहा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से खतरा है, अमेरिकी मदद से यूक्रेन युद्ध में अभ्यर्थने का असर होगा। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर फिर किया हमला। अब देख रहे हैं यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है एक तरह के गृह युद्ध मान जाएगा। और देखिए काफ़ी समय से चल, लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं इस युद्ध को चलते समय। और इस युद्ध का मेन मुद्दा क्या था कि जो ये यूक्रेन था वो नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन जो रूस है वो सोचता था क्योंकि आपको पता होगा जो यूक्रेन है वो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तभी उन्हीं से अलग होकर 15 विघटन देश में, तो उसमें से एक यूक्रेन है जो नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस चाहता है ये नाटो में शामिल ना हो। उसी पे लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद आगे चलता रहा है। अंतरिक्ष में तीसरी बार जाएंगी भारतवंशी सुनीता विलियम। बोइंग का स्टार लाइनर यान सुबह 8:04 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होगा रवाना। 15 मई को धरती पर वापस आने से पहले अंतरिक्ष में सहयात्री के साथ 8 दिन रहेंगी। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, कैप जा चुकी 2006 में और उसके बाद 2012 में अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। इस बार जाएंगी तीसरी बार ये। अब देख रहे हैं यहाँ पास आपको खेल से जुड़ी खबर मिलेंगी। तो IPL में आप लोग को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं कि कौन सी जो टीम है कोई एक जीतेगी तो कोई एक हारेगी, तो आप लोग तो वैसे आप लोग IPL देख ही रहे होंगे खूब अच्छे से। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। रंगीन टीवी कार्यक्रम प्रसारित करने वाला पहला सैटेलाइट लॉन्च। 1963 में आज ही नासा ने दूरसंचार कंपनी AT&T के लिए टेस्टलर 2 संचार सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसे सैटेलाइट ने पहला रंगीन आउटलिंक टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया था। इसे मूल ट्रांसलर के स्थान पर भेजा गया था, जिसे ट्रांसलर क्षति के कारण काम करना बंद कर दिया गया था। लंदन में रॉयल ड्यूरी लेन के नाम पर पहला खुला थिएटर। सूर्य पर उभरा पृथ्वी से 10 गुना बड़ा सन स्पॉट। सौर विज्ञानियों ने जताई इस सप्ताह में जबरदस्त विस्फोट की आशंका। नैनीताल सूर्य के सतह पर इन दिनों सन स्पॉट उभर रहे हैं। खतरनाक सन स्पॉट पृथ्वी के 10 गुना बड़ा आकार ले चुका है। अब तक का यह सबसे बड़ा सन स्पॉट है। सौर विज्ञानियों ने इस सप्ताह इसमें जबरदस्त विस्फोट होने की आशंका जताई है। अभी आपको मूवी से जुड़ी खबर मिलेगी। अगर इंटरेस्ट हो पा रही है ना तो कोई बात ही नहीं। तो अच्छी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी नए उद्यमों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जोखिम पूंजी यह एक नए बढ़ते हुए व्यवसाय को निधि प्रदान करती है। आमतौर पर यह जोखिम पूंजी उद्योगों द्वारा प्रदान की जाती है जो उच्च जोखिम वाले वित्तीय पोर्टफोलियो से संबंधित होती है। जोखिम पूंजी वाले उद्योग किसी भी स्टार्टअप में इक्विटी के बदले स्टार्टअप कंपनी को निधि प्रदान करते हैं। जो निवेशक पूंजी निवेश करते हैं उन्हें उद्यम पूंजी कहा जाता है। उद्यम पूंजी निवेश को उद्यम पूंजी या बीमारू उद्यम पूंजी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें उद्यम को सफल न होने पर हानि का जोखिम भी शामिल होता है। साथ ही निवेश के प्रतिफल की प्राप्ति के माध्यम से लंबी अवधि तक का समय भी लग जाता है। अतः विकल्प बी सही जवाब है। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।